नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएम कॉलेज लाडवा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एडी। इससे पहले के वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति के जब कारणों की चर्चा की थी, तो उसमें हमने राजनीतिक कारणों को डिस्कस किया था। अगर आपको राजनीतिक कारण देखने हैं तो आप इससे पहले की वीडियो को क्लिक कीजिए। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के सोशल और अन्य कारणों की, कि फ्रांसीसी क्रांति जब उत्पन्न हो रही है तो उसमें जो सामाजिक कारण है वो क्या भूमिका निभा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले की अगर हम बात करें कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत ही उसका प्राचीन ढंग है, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। समाज अभी भी 1789 के अंदर भी अगर हम बात करें, समाज का सामंतवादी नियमों के अनुसार जो संगठन किया गया था, जिसका मूल आधार जो है वो असमानता था। फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 मुख्य श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग का, दूसरा वर्ग जो है वो कुलीन वर्ग का, और तीसरा वर्ग जो है वो कॉमनर्स यानी कि साधारण जनता का। जो पहले 2 वर्ग थे वो फ्रांस की कुल जनसंख्या का केवल 2% से भी कम थे, परंतु फिर भी उन्हें समाज में बहुत सारे अधिकार जो है वो दिए गए थे और वे सरकार को किसी भी तरह का कोई कर जो है वो नहीं अदा करते थे। बल्कि जो तीसरा वर्ग था, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक थी परंतु वो अधिकारों से रहित वर्ग था। जो फ्रांस के अंदर ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत बन चुकी थी कि कुलीन युद्ध करते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और जो साधारण लोग हैं वो केवल कर ही अदा करते हैं। समाज के इस अन्यायपूर्ण सामंतवादी ढांचे के खिलाफ साधारण लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। वो इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। तो अगर हम समाज की बात करें तो पहला ही जो वर्ग था पादरी वर्ग। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस के अंदर पादरी वर्ग जो था, फ्रांस के जो सामाजिक जीवन में रोमन कैथोलिक चर्च जो एक प्रभावशाली संस्था थी, सारी भूमि जो फ्रांस की कुल भूमि थी उसका 1/5 भाग पर चर्च का अधिकार था। इसके अलावा चर्च को किसानों की जो पैदावार होती थी उसका 10वां भाग भी प्राप्त होता था। चर्च का प्रबंध जो वो पादरी वर्ग करते थे, परंतु पादरी वर्ग भी 2 भागों में बटे हुए थे। एक थे उच्च स्तर के पादरी, दूसरे थे निम्न स्तर के पादरी। जो उच्च स्तर के पादरी थे उनकी जनसंख्या लगभग 10,000 के लगभग जो है वो हमें नजर आती है, जिसमें आर्क बिशप, विकार या कैथेड्रल एबट ये इसमें शामिल थे। चर्च का व्यवहारिक रूप में उनके ऊपर उनका अधिकार था और उपज के 10वां भाग भी उनको प्राप्त था। कुलीनों के सभी अधिकार जो पादरी वर्ग को प्राप्त थे, परंतु इतने अमीर होते हुए भी वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे, भोग विलास का जीवन जीते थे। चरित्रहीन होने के कारण वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बदनाम भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस का जो राजा है लुई 16वां, वो कहता भी है कि मुझे पेरिस के अंदर कम से कम एक ऐसा पादरी लाकर दिखा दो, एक ऐसा बिशप लाकर दिखा दो जिसका ईश्वर में पूर्ण रूप से अस्तित्व में उसका विश्वास हो। यानी कि जो उच्च वर्ग के पादरी थे वो भोग विलास का जीवन जीते थे, वो साधारण जनता के बीच में बहुत ज्यादा बदनाम थे। और जो दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि जो निम्न स्तर के पादरी थे, यानी जिनकी जनसंख्या लगभग 1,20,000 के करीब थी, और ये जो पादरी है ये गांव में रहते थे। ये पेरिस पुरोहित भी कहलाते थे, बहुत ज्यादा परिश्रमी थे, मेहनती थे और कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों पर चलते थे। लोगों को शिक्षा देते थे, जन्म, विवाह, धर्म के अंदर प्रवेश, मृत्यु संबंधी संस्कार भी ये लोग करवाते थे। परंतु इनको वेतन जो बहुत कम मिलता था। साधारण भोजन खाते थे, फटे वस्त्र पहनते थे, कठिनता भरा जीवन जो वो जीते थे। और जो उच्च स्तर के पादरी थे वो इनका शोषण करते थे। तो ये बहुत ज्यादा घृणा जो है उच्च स्तर के पादरियों से करते थे। और जब क्रांति हो रही थी तो ये जो निम्न स्तर के पादरी थे ये साधारण जनता के साथ खड़े होकर उच्च स्तर के पादरियों के खिलाफ, राजा के खिलाफ जो है वो हो गए थे। हमें दूसरा वर्ग जो अगर हम बात करें तो दूसरा वर्ग हमें नोबेल्टी यानी कुलीन वर्ग जो है वो नजर आता है। फ्रांस की कुल 2.5 करोड़ के लगभग जो जनसंख्या थी उसमें कुलीनों की संख्या जो है वो केवल 4 लाख थी।
फ्रांस की जनसंख्या के 2% से भी ये लोग कम थे। ये लोग पहले शुरुआत की अगर हम बात करें तो तलवार का प्रयोग करते थे, साधारण लोगों की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, इसलिए इन्हें तलवार के कुलीन जो है वो कहलाते थे। लुई 14वें के कारण ही कुलीनों की एक नई श्रेणी जो वो उत्पन्न हुई, जिन्हें विशेष वस्त्रों के कारण वस्त्र के कुलीन जो वो कहा जाने लगा, और जो प्राचीन कुलीन थे उनको तलवार के कुलीन जो है वो कहा जाने लगा। यानी जो कुलीन वर्ग था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, एक तलवार के कुलीन और एक वस्त्र के कुलीन। यानी समाज के अंदर इतनी असमानता थी, पादरी भी बटे हुए हैं, उच्च स्तर के पादरी, निम्न स्तर के पादरी, कुलीन भी बटे हुए हैं, तलवार के कुलीन जो युद्ध करते हैं, दूसरे वस्त्र के कुलीन। यानी जो तलवार के कुलीन थे ये देश की लगभग 1/5 भाग के स्वामी थे, और इनके जो पद होते थे वो पैतृक होते थे। वे जन्मजात कुलीन थे, शुद्ध कुलीन माने जाते थे, और भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे, शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, सुंदर महिलाओं के नाच गाने करवाते थे, और इतना विलासिता भरा जीवन जीते थे। बहुत पैसे जो है वो इन लोगों के पास होते थे, तो साधारण जनता जो है वो इनसे नफरत जो है वो उन्होंने करना शुरू कर दी, क्योंकि इनका सेना के ऊपर, चर्च के ऊपर, राज दरबार के जितने भी ऊंचे पद होते थे, इन कुलीनों को उनके ऊपर नियुक्त जो है वो किया जाता था। किसान के खेतों के निकट ये वनों के अंदर शिकार खेलते थे राजा, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, ये किसानों को परेशान भी करते थे। तो इनको विशेष तरह के जो अधिकार थे, साधारण जनता उन अधिकारों के खिलाफ थी। जो दूसरे कुलीन हमें नजर आते हैं वो है वस्त्र के कुलीन। लुई 14वें के शासन काल में एक नई श्रेणी उत्पन्न हो रही है, वो है वस्त्र के कुलीन। यानी कि वो लोग थे मध्यम वर्ग के जो जिन्होंने ऊंचे ऊंचे पद सेना के अंदर, न्याय प्रणाली के अंदर, प्रशासन के अंदर इन्होंने ऊंचे ऊंचे पद जो है वो खरीद लिए थे, और धीरे धीरे ये धनी वर्ग, कुलीन वर्ग में आना उन्होंने शुरू कर दिया। परंतु जो प्राचीन कुलीन थे वो इनका सम्मान नहीं करते थे, तो इनको लगता था कि इन्होंने इतने पैसे खर्च करके पद भी प्राप्त किए, परंतु इनको प्राचीन कुलीनों की तरह, जो तलवार के कुलीन है उनकी तरह इनको सम्मान जो है वो या सम्मान नहीं मिलता है समाज के अंदर। तीसरा जो वर्ग है वो है साधारण जनता का, कॉमनर का। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला और दूसरा जो वर्ग है वो उसकी जनसंख्या केवल 2% है। शेष 98% जनसंख्या जो है वो साधारण लोगों की है, अधिकार रहित है। तीसरा वर्ग, जिसमें धनी उद्योगपति से लेकर सबसे गरीब भिखारी भी इस श्रेणी में शामिल थे। इसमें हमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो किसान इसमें हमें नजर आते हैं। फ्रांस एक किसान या कृषि प्रधान देश जो था, इसकी लगभग 88% जनसंख्या जो है वो गांव के अंदर रहती थी, कृषि करती थी, और फ्रांस के 2.5 करोड़ जनसंख्या में केवल 2 करोड़ किसान थे। किसानों की कई श्रेणियां थी, परंतु किसानों के ऊपर बहुत अधिक कर थे, ठेका प्रणाली सिस्टम थी, सामंतशाही व्यवस्था थी, उनको बहुत सारे प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर और नमक कर इनको देने पड़ते थे, अप्रत्यक्ष कर इनको देने पड़ते थे। इसके अलावा, इन करों के अलावा, इस किसान वर्ग को वर्ष के अंदर 6 दिन से लेकर 30 दिन तक सड़कों और पुलों के मरम्मत में अपना मजदूरी जो है वो लगानी पड़ती थी। सरकार इनकी तरफ से कोई पैसा इनको नहीं देती थी। ठेकेदार और जो कर्मचारी थे, प्रशासनिक कर्मचारी थे, वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। कुलीनों को प्राचीन काल से ही जो करों से उनको छूट मिली हुई थी, तो जो कृषि वर्ग है वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज था इस असमानता से। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत था वो किसका सिद्धांत था? इक्वालिटी का, समानता का सिद्धांत, कि समाज के अंदर सभी को समान रूप से जो है अधिकार और समानता की दृष्टि से देखा जाए। इसके अलावा साधारण जनता वर्ग की अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है मिडिल क्लास भी इसमें हमें नजर आते हैं, जिसमें महाजन है, वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक है, विद्वान है, पत्रकार है, सरकारी कर्मचारी है। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक क्रांति को लाना चाहते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको किसी भी तरह के ऊंचे पदों में नियुक्त जो है वो
नहीं किया जाता था और इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि ये किसी पद को खरीद सके। तो ये कहीं ना कहीं जो बौद्धिकवाद क्रांति थी वो इनको प्रभावित कर रही थी। इसके अलावा इसी साधारण वर्ग में मजदूर और कारीगर और बहुत गरीब लोग भी शामिल थे, जिसमें कारीगरों जो है वो भी नजर आते हैं, जिसमें लोहारू, धोबी, दर्जी, नाई, ये सारा अपना मेहनत करके जीवन निर्वाह करते थे। परंतु फ्रांस के अंदर बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा न थी, भूख और गरीबी बहुत ज्यादा थी और इस सब में सबसे ज्यादा परेशान कौन थे? कॉमनर वर्ग। तो जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो साधारण जनता ने इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट जो है वो किया और इसी वजह से इस क्रांति को भीड़ की क्रांति भी कहा जाता है कि इस क्रांति में भारी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट जो है वो किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक काजेस की, आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारणों में हमें नजर आता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री जो एग्रेरियन कंडीशन है, जो असंतोषजनक कृषि व्यवस्था है कि किसान जो है वो दास है, मुजारों की तरह काम करते हैं, भूमि के स्वामी नहीं है, अगर स्वामी भी है तो उनको बहुत छोटा जो उनके खेत है, परंतु सरकार की तरफ से उपज बढ़ाने की तरफ किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। प्राचीन काल की जो कृषि पद्धति है उसको ही यूज किया जाता है, जैसे खाली खेत जो वो छोड़ दिए जाते थे, पशुओं को पालन जो प्राचीन ढंग से ही करवाया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं यानी पूरे यूरोप के अंदर जब कृषि क्रांति हो रही थी तो फ्रांस के अंदर वही प्राचीन ढंग जो है वो अपनाया जा रहा था। तो अनसेटिस्फैक्ट्री जो एग्रेरियन कंडीशन थी कि सरकार की तरफ से, राजा की तरफ से कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई काम जो है वो नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा जो डिफेक्टिव गिल्ड सिस्टम है, जो संघ है, इससे पहले संघों के जो नियम होते थे उसको फॉलो किया जाता था, परंतु फ्रांस के अंदर जो गिल्ड सिस्टम था वो उसके अंदर बहुत ज्यादा दोष थे, यानी जो उस्ताद थे वो शागिर्दों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। इसके अलावा गिल्ड सिस्टम के तहत वस्तुओं की कीमतें जो निर्धारित थी, तो जो कारीगर होते थे जो हाथों से सामान को तैयार करते थे और वो अपनी तरफ से अगर कीमत बढ़ाना चाहते थे या कोई सामान तैयार करना चाहते थे तो गिल्ड सिस्टम की वजह से वो नहीं कर पाते थे, या अपना कहीं और जाकर बेचना चाहते थे तो वो ऐसा नहीं कर पाते थे। इसलिए बहुत सारे कारीगरों ने, शिल्पकारों ने, उद्योगपतियों ने फ्रांस को छोड़कर अन्य देशों के अंदर वो लोग जाकर जो है वो बस गए थे। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी आर्थिक कारणों के अंदर कि व्यापार पर प्रतिबंध जो है वो फ्रांस के अंदर लगाया गया कि अगर आपको अपने देश से बाहर व्यापार करना है तो उसके लिए आपको कर देना पड़ता था, तो इट्स ओके। परंतु अगर आपको प्रांत देश के अंदर ही एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व्यापार करना है तो आंतरिक कर बहुत ज्यादा जो है वो लगाए हुए थे। इसके अलावा मेलों के ऊपर, मंडियों के ऊपर चुंगी कर, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी और वर्ग था वो बहुत ज्यादा परेशान था। आंतरिक व्यापार जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा था। इसके अलावा नाप तोल के जो साधन थे वो भी पुरानी प्रचलित परंपराओं से चले हुए थे, तो कहीं ना कहीं, और जो बढ़िया वित्त मंत्री थे तुर्गो नेकर वो हटा दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड के ऊपर हमें प्रतिबंध नजर आता है तो वो भी इसमें क्रांति के अंदर अहम भूमिका जो है वो निभाता है। इसके अलावा हमें नजर आता है कि इकोनॉमिक कोजेज में और भी जो उस समय 1788 के अंदर बहुत भीषण अकाल जो है वो पड़े, लोग भूख से मरना शुरू हो गए, देश के जो आर्थिक हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो सबसे अहम भूमिका आर्थिक कारणों ने निभाई। साधारण जनता भूख से मर रही थी, शाही परिवार, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग अपनी स्थिति को एंजॉय कर रहा था, साधारण जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। तो इन आर्थिक कारणों की वजह से जो साधारण जनता है करों से परेशान है, रोटी उनको नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ प्रतिनिधि संस्था नहीं है, तो उन्हें लगा कि भूख से मरने से अच्छा है कि हम लड़कर मरना पसंद करें। तो आज हमने सोशल काजेज और आर्थिक कारणों की जांच जो है वो की कि फ्रांस की क्रांति में किस तरह से सामाजिक और आर्थिक कारण जो अहम भूमिका निभा रहे थे। आगे हम एक नई वीडियो के साथ, नए कारणों के साथ इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।